नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। काव्य शास्त्र का एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति में हम अभिधा पे बात कर चुके हैं, लक्षणा पे बात कर चुके हैं। आज हम व्यंजना पे बात करेंगे। और व्यंजना शब्द शक्ति का तीसरा भेद है, ये हमने पहले बात की थी। व्यंजना और लक्षणा ऐसी दो शब्द शक्तियाँ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आती है। हमने इसकी चर्चा जब मैंने शुरुआत में शब्द शक्ति का परिचय दिया था तब भी बात की थी। व्यंजना असल में एक ऐसी शब्द शक्ति है, शब्द की वो पावर है जो शब्द में छुपे गहरे से गहरे अर्थ को देख लेती है। एक खास बात ये भी है व्यंजना में कि कई बार ऐसा भी होता है कि बोलने वाला एक अलग अर्थ में बोलता है, एक अलग टोन में बोलता है, समझने वाला उसको अलग अर्थ में भी ले लेता है। बोलने वाला बहुत अलग शब्द बोलता है और समझने वाला बहुत अलग समझ लेता है। एक उदाहरण अगर मैं दूं आपको कि गोपियां भ्रमर गीत में उद्धव से कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब इसका अनुवाद किया जाए तो ये निकलेगा कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन असल में यहाँ वो कहना ये चाहती है कि तुम बड़े दुर्भाग्यशाली। देखो, एक अर्थ तो ये है जिसको हम मुख्यार्थ कहते हैं। और मुख्यार्थ क्या है कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन ये मुख्यार्थ कोई काम का नहीं। अब इसका मुख्यार्थ में जैसे बाधा हुई, क्यों गोपियां ये नहीं कहना चाहती, गोपियां कुछ और कहना चाहती। तो मुख्यार्थ में जैसे बाधा होगी तो हम किस पे जाएंगे? लक्ष्यार्थ पे जाएंगे। क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा लक्षणा का पहला गुण है। मुख्यार्थ में बाधा होने पर हम अगले कदम किस पे रखेंगे? लक्षणा पे रखेंगे, सीधा व्यंजना पे कभी मत जाइए। ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे आपके दिमाग में बात सुलझेगी। मुख्यार्थ में बाधा होते हुए लक्षणा पे जाना, ठीक है। लक्ष्यार्थ क्या है कि आप बड़े भाग्यहीन हो, कह रही है भाग्यशाली हो, लेकिन अर्थ निकलता है भाग्यहीन हो, ठीक है। ये लक्ष्यार्थ है। लेकिन क्या इससे भी काम चल जाएगा? इससे भी काम चल जाएगा? इससे काम नहीं चलेगा। अब इससे आगे एक और बात ये है, और वो व्यंग्यार्थ है। इससे आगे भी एक और बात है, वो व्यंग्यार्थ है। और वो क्या है कि आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे, आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे, ये व्यंग्यार्थ। तो असल में व्यंजना तो हर चीज में पाई जाती है। व्यंजना का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक व्यापक है। हमारे यहाँ परीक्षा के लिए उपयोगी दृष्टि से बात करें तो शाब्दिक व्यंजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन असल में पूरे जीवन में व्यंजना भरी पड़ी। जब कोई आम आदमी को कहता है, देखो भाई भाई मतलब जैसे भाइयों में बैठना चाहिए। अब इसमें सिंपल सी बात है कि भाइयों में बैठना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाइयों में बैठो। चार भाई बैठ गए, कहा जी भाइयों में बैठ गए। बैठने का मतलब है कि भाइयों में आपस में संपत हो, उनका व्यवहार हो, उनकी आपस में बोलचाल ठीक हो, उनके आपस में मतलब बीच में स्वार्थ नहीं हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो। ये शब्द तो इतना लिया गया कि भाई भाइयों में बैठना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी कहावतें हैं कि मान संगी माया। तो मान संगी माया, माया का मतलब धन। तो क्या मानस केवल मनुष्य, इंसान, कभी आदमी के पास धन और नहीं हो, इंसान होने चाहिए, ये मान संगी माया है। तो ये कितने सालों से हमारे यहाँ कहावत चली आ रही। लेकिन इसका मतलब इतना ही है कि मनुष्य होंगे तो धन इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही चार मनुष्य बैठे धन की ढेरी लग गई, ऐसा नहीं है। धन से जो जो सुख मिलते हैं उससे भी अधिक सुख इंसानों से मिल सकते हैं। ये व्यंग्यार्थ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोक जीवन में जितना व्यंग्यार्थ भरा पड़ा है, जितनी व्यंजना भरी पड़ी है, उतनी लिटरेचर में तो है ही नहीं। लेकिन परीक्षाओं की उपयोगी दृष्टिकोण से अपने बात करें तो हमारे लिए बहुत सीमित व्यंजना काम की है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुख्यार्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ में बाधा होने के कारण हम फिर लक्ष्यार्थ हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्यार्थ भी एक प्रकार से हम कहेंगे अनुपयोगी है, इससे काम नहीं चलता। जब इससे काम नहीं चलता तो हमें एक और अर्थ चाहिए, वो अर्थ होगा व्यंग्यार्थ। किसी भी बात के भीतर बहुत गहरी से गहरी बात जो छुपी होती है उसको व्यंग्यार्थ बोलते हैं। व्यंजना का मतलब ही होता है वी प्लस अज प्लस अन, है ना। वी
प्लस अज प्लस अन, ये एक शाब्दिक संरचना है व्यंजना शब्द की, और इसका मतलब होता है दूर की जो देखा जा सके, बहुत दूर की चीज जो दिखाई दे पड़े, वो व्यंजना का काम है। इसको मैं टंकार और झंकार से भी समझाता रहता हूँ विद्यार्थियों को। जैसे घंटा बजता है, घंटे पे अपने चोट करते हैं तो टन की आवाज आती है, वो टन की आवाज अभिधा है, लेकिन टन की आवाज के तुरंत बाद एक झनन ऐसे झनकार की आवाज आएगी। टन की आवाज है वो टंकार है, और ऐसे जो बाद में आवाज आ रही है वो झनकार है। झनकार सुनने के लिए एक विशेष दिमाग की जरूरत होती है। अभिधा तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन व्यंजना को समझने के लिए अपनी बौद्धिक प्रतिभा, अपनी कल्पना, प्रसंग का ज्ञान, सब चीजें होना जरूरी है। व्यंजना को समझने के लिए भी प्रतिभा चाहिए और व्यंजना में बात करने के लिए भी प्रतिभा चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत विशेष दूर का अर्थ होता है। अगर भेद की बात करें, तो व्यंजना के दो भेद होते हैं। एक बात तो ये निश्चित है कि कोई भी शब्द का पहला अर्थ क्या होगा, मुख्यार्थ होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी उस मुख्यार्थ से काम नहीं चलता। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। जैसे एक उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। ये बहुत सटीक उदाहरण है, बहुत खतरनाक उदाहरण है। हमने अभी अभी चर्चा की कि शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है वो मुख्य अर्थ होता है। अगर मुख्य अर्थ काम नहीं करता तो हम दूसरा अर्थ कौन सा लेते हैं, लक्ष्यार्थ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यंग्यार्थ निकल के आता है वो मुख्यार्थ के साथ निकल के आता है। थोड़ी सी यहां आपको एक बार परेशानी आएगी, धैर्य रखने की आवश्यकता है। कभी कभी व्यंग्यार्थ मुख्यार्थ से निकल के आता है और कभी कभी व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ से निकल के आता है। पहले इसको समझ लो बात। अगर मुख्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलेगा तो वो जो व्यंजना होगी वो अभिधा मूला होगी। अगर लक्ष्यार्थ से, मिट तो गया, अगर लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलेगा तो वो व्यंजना लक्षणा मूला होगी। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये पंक्ति यशोधरा की, मैथिली शरण गुप्त की, बहुत आपने सुनी होगी कि हे स्त्री तुम्हारे जीवन की यही कहानी है कि तुम्हारी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अब एक टुकड़ा ये है तुम्हारे आंचल में है दूध और एक टुकड़ा ये है तुम्हारी आंखों में है पानी। आंखों में है पानी, ये बात तो सही है। आंखों में आंसू है तो आंखों में पानी है, आंसू पानी का रूप होता है, तो एक प्रकार से इतनी बात सही है। यहां मुख्यार्थ में बाधा नहीं हो रही। यहां पहले क्या निकला, मुख्यार्थ निकला, और मुख्यार्थ क्या निकला, वे आंखों में पानी है। ठीक है, आंखों में आंसू है या पानी है, लेकिन इसके बाद में इस मुख्यार्थ से काम नहीं चलेगा। इसका मूल मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट है। या व्यंग्यार्थ क्या है, कवि कहना क्या चाहिए था इस लाइन के माध्यम से, कवि कहना क्या चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट है, तुम्हारी आंखों में है पानी, ये तो मुख्यार्थ और ये बना हुआ, इसमें बाधा नहीं है। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट। ठीक है, अब दूसरा देखो यहां पे, आंचल में है दूध। आंचल में दूध नहीं होता, आंचल तो एक वस्त्र का नाम है। आंचल के समीप है स्तन, तो सामीप्य संबंध के कारण यहां पे लक्ष्यार्थ निकलेगा कि आंचल के निकट स्तन है, उनमें दूध है। भाई आंचल में दूध नहीं होगा, दूध तो स्तन में होगा।
इसलिए यहां पे मुख्यार्थ में बाधा हुई। आंचल में है दूध, ये बात कैसे हो सकती है? आंचल टेबल पे पड़ा उसमें दूध है क्या? नहीं है। आंचल में है दूध यानी आंचल के निकट जो स्तन है, सामीप्य संबंध के कारण ऐसा माना जाता है कि वहां दूध है। तो लक्ष्यार्थ क्या निकला कि आंचल के निकट दूध है, सामीप्य संबंध से शुद्धा हो गई। ठीक है, लक्ष्यार्थ निकला, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। पहला अर्थ यह निकलता है कि आंचल में दूध है, ये अर्थ खत्म हो गया, ब्लॉक हो गया, मुख्यार्थ में आ गई बाधा। एक बात। दूसरा अर्थ लक्षणा से निकला कि आंचल के निकट दूध है, लक्ष्यार्थ ये निकल गया, लेकिन इस लक्ष्यार्थ से काम तो नहीं चला। कवि कहना यह चाहता है कि तुम्हारे अंदर पालन पोषण करने की क्षमता है। आंचल में है दूध, इसका मतलब है कि तुम संसार भर का पालन पोषण करती हो। ये जो तुम संसार भर का पालन पोषण करती हो, ये क्या है? ये व्यंग्यार्थ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इतने टुकड़े में जो व्यंग्यार्थ निकला वो किसके माध्यम से निकला? लक्ष्यार्थ के माध्यम से निकला, क्योंकि मुख्यार्थ ने काम करना बंद कर दिया। और इस इतने टुकड़े में व्यंग्यार्थ जो निकल के आया वो किसके माध्यम से निकल के आ गया? वहां लक्ष्यार्थ की जरूरत नहीं पड़ी, वहां मुख्यार्थ के माध्यम से आ गया। तो ये अभिधा मूला है। और ये कौन सी होगी? लक्षणा मूला। ठीक है, फिर से बता देता हूं। आंचल में है दूध, इतने टुकड़े में क्या मुख्यार्थ में बाधा नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही, क्योंकि आंचल में दूध नहीं होता। आंचल एक वस्त्र का नाम। तो फिर लक्षणा से अर्थ ये लेंगे कि आंचल के निकट समीप दूध है। लेकिन इस लक्ष्यार्थ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कवि इससे और गहरी बात कहना चाहता है। वो ये कह रहा है कि तुम संसार भर का पालन पोषण करती हो, ये व्यंग्यार्थ है, और ये व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ के माध्यम से आया, लक्षणा के माध्यम से व्यंजना सफल हुई, इसलिए यह व्यंजना लक्षणा मूला है। आंखों में है पानी, आंसू है वो एक पानी का रूप है, तो यह मुख्यार्थ बना हुआ है। लेकिन इस मुख्यार्थ से काम तो नहीं चलेगा। तुम्हारी आंखों में है पानी, तुम्हारी आंखों में आंसू, कभी ये नहीं कहना चाहता। कभी एक आंसू की बात नहीं कर रहा, कभी कहता तुम अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हो, फिर भी संसार भर का पालन पोषण करने के बाद भी तुम अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हो। हे स्त्री, तुम्हारे जीवन की यही कहानी है, ये कहना चाहता है कवि। तो क्या जीवन में एक आंसू ही कष्ट है क्या? और भी बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। आंसू की तो खाली बात की है, बाकी उसने तमाम कष्टों की ओर इशारा किया है। इसलिए मुख्यार्थ तो यह निकलता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू है, लेकिन व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। और ये जो व्यंग्यार्थ निकला वो अभिधा से निकल के आया, या अभिधा के बल पर व्यंजना सफल हुई, इसलिए अभिधा मूला है। तो हम कहेंगे कि अभिधा मूला और लक्षणा मूला ये भी भेद होते हैं व्यंजना के। अब इसमें एक और चीज देख सकते हैं आप, अगर व्यंजना के दो भेद और होते हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और एक होता है आर्थी व्यंजना। पहले बात को समझ लो, फिर अपने पीपीटी पर भी चलेंगे। ये शाब्दी आर्थी मुझे लगता है आप पहले से पहचानते होंगे। व्यंजना की वो शब्द शक्ति, व्यंजना का वो उदाहरण जो व्यंजना का चमत्कार किसी शब्द विशेष पर टिका हुआ हो और वहां से शब्द हटा दिया जाए या उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो व्यंजना का चमत्कार गिर जाता है, तो वह शाब्दी व्यंजना हो। अब ये अर्थ व्यंजना है। आंखों में है पानी, इसमें अभिधा मूला व्यंजना है। लेकिन यूं कोई कह दे नेत्रों में है पानी, तो भी चमत्कार बना रहेगा। नेत्रों में है नीर, तो भी चमत्कार बना रहेगा। सीधा सा मतलब यह है कि व्यंजना का जो चमत्कार शब्द पर आश्रित है, किसी खास एक शब्द पर आश्रित है। अनेक उदाहरण हम देखेंगे। अगर उस शब्द को बदल दिया जाए तो व्यंजना का वो चमत्कार गिर जाता है, व्यंजना समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब वो व्यंजना उस शब्द पर आधारित है, इसलिए उसको शाब्दी व्यंजना कहेंगे। और व्यंजना का वो भेद या वो चमत्कार जो किसी खास शब्द पर आधारित नहीं हो, शब्द बदल देने पर भी व्यंजना का चमत्कार बना रहेगा, तो फिर वो आर्थी व्यंजना है। वो अर्थ पे डिपेंड करती है, जैसे अभी हमने देखा। तो इस प्रकार हम देखें तो व्यंजना के
ये इतने उदाहरण भेद हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक के फिर दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। आर्थिक के फिर दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। विशेष पहचान विद्यार्थी को शाब्दिक की होनी चाहिए। शाब्दिक की वास्तव में उसको विशेष पहचान होनी आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में उदाहरण जो पूछे जाते हैं वो शाब्दिक के पूछे जाते हैं। ये उदाहरण मैंने लिख रखा है, ये भी एक प्रकार से हम कहेंगे कि लक्षणा मूला का उदाहरण है, मैं इसको भी समझा देता हूं, ठीक है। और ये आर्थिक का ही उदाहरण है, इसको समझ के फिर आपने आगे चलते हैं। ये उदाहरण तो आपने भेद तो आपने देख लिए, व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दिक और आर्थिक, और प्रत्येक के दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अब अगर मान लो नियम का प्रश्न आता है तो इस बात से सही हो जाएगा। नियम का प्रश्न क्या आ सकता है कि व्यंजना किसको कहेंगे, कि अभिधायक मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के पार भी एक अर्थ होता है विशेष अर्थ, उसको पहचानने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना का मतलब है कि जो व्यंजना का चमत्कार किसी शब्द विशेष पर आधारित हो, उस शब्द को हटा देने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, वो शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। अगर किसी शब्द विशेष को बदल देने पर भी चमत्कार बना रहता है, उसका पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार बना रहता है, इसका मतलब वो है आर्थिक व्यंजना है, ठीक है। अभिधा के माध्यम से व्यंग्यार्थ का निकलना अभिधा मूला व्यंजना कहलाता है, और लक्षणा के माध्यम से व्यंग्यार्थ का निकलना लक्षणा मूला व्यंजना कहलाता है। नियम का कोई प्रश्न आएगा, 4 लाइन के कोई प्रश्न आएंगे, 4 कथन के जो प्रश्न आएंगे वो यहां से सही हो जाएंगे। उदाहरण अगर कहीं से आता है तो अब आगे की बात है, ठीक है। उदाहरण का प्रश्न है वो अपने आगे देखें। एक तो ये देख लेते क्योंकि ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, पहले मुझे ध्यान था मैं इसी से समझाऊंगा, फिर वो और बात अपने लग गए तो कोई बात नहीं। ऐसे रूटीन में क्लास कोई फिक्स होता भी नहीं है, कोई क्लास का कोई रूट भी नहीं होता, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इस रूट से पढ़ाऊंगा, जैसे बन पड़ता है वैसे पढ़ा देते। मीत तिहारे बदन पर मूर्खता दर्शात, मम मुख विमल दर्पण है आज विदित यह बात। एक दोस्त मिला दूसरे दोस्त से, ठीक है, और मान लीजिए मैं मिला मुकेश से, ठीक है। तो मुकेश मुझे कह रहा है कि हे मित्र, मीत तिहारे वदन पर, वदन का मतलब है मुख, हे मित्र तुम्हारे मुख पर मूर्खता दर्शात, मुझे मूर्खता दिखाई दे रही है। मुकेश मुझे कह रहा है ये बात, मुकेश कह रहा है हे मित्र, मुकेश मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूं, तो वो कह रहा है हे मित्र मुझे तुम्हारे मुख पर मूर्खता दिखाई दे रही है। तो मैं कहता हूं मम मुख विमल दर्पण है, मेरा मुख स्वच्छ आईना है, दर्पण है, आज विदित यह बात, मुझे तो आज ये बात मालूम पड़ी कि मेरा मुख एक प्रकार का दर्पण है, मुझे तो आज ये बात मालूम पड़ी। अच्छा ठीक है, देखो अब यहां अपने इस पे चलेंगे, सारा का सारा मामला इस पे, मुख दर्पण है, इतना अपने काम का है। क्या मुख दर्पण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुख्यार्थ में क्या होगा? मुख्यार्थ क्या हो गया? बाधा हो गई। अब अपने किस पे जाएंगे? लक्षणा पे जाएंगे, ठीक है। लक्षणा पे जाएंगे तो क्या अर्थ निकालेंगे कि असल में मेरे मुख में जो दिखाई दे रहा वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा मुख तो एक दर्पण है, उसमें जो दिखाई दे रहा वो तुम्हारा दिखाई दे रहा है। मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मुकेश मेरे सामने खड़ा और मेरा मुख दर्पण है, तो उसमें दिखने वाली चीज किसकी होगी? मेरी होगी, मुकेश की होगी? मुकेश की होगी, है ना। तो मेरा मुख दर्पण है, इसका लक्षणा से अर्थ यह निकलता है कि मेरे मुख पे जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है, क्योंकि मेरा मुंह तो दर्पण है, मेरा मुंह है ही नहीं। मम मुख दर्पण है, मेरा मुंह एक आईना है, इसलिए हे मुकेश जो तुम्हें मेरे मुख पर दिख रहा है वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है। यह लक्ष्यार्थ निकलता है, लेकिन इस लक्ष्यार्थ से काम तो नहीं निकलता। व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि मूर्ख मैं नहीं हूं, तुम हो, यह व्यंग्यार्थ निकलता है। मुकेश ने कहा कि हे मित्र तुम्हारे मुख पर मुझे मूर्खता दिखाई दे रही है, और मैं ये कहता हूं कि मेरा मुख दर्पण है, मुझे तो आज मालूम पड़ा, आज विदित यह बात, आज मालूम पड़ा। तो मेरा मुख दर्पण है, अभिधा तो खत्म हो गया, मुख्यार्थ तो खत्म हो गया, मुख दर्पण कैसे हो सकता है? लक्षणा से अर्थ यह निकलता है कि भाई मेरे मुख पे जो भी तुम्हें दिख रहा है वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा ही है।
ठीक है, तुम अपने आप को देख रहे हो मेरे मुख में, क्योंकि मेरा मुख तो दर्पण है। और व्यंग्यार्थ निकलता कि मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तुम। ठीक है, अब यहां कोई भी शब्द बदलने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आर्थी व्यंजना। और लक्षणा से व्यंजना सफल हुई है, इसलिए लक्षणा मूला, तो लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजना शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से देखना। अब ये सारी जो बातें हैं ये आपको परीक्षा में 4 जो विकल्प आते हैं वहां कहीं कहीं काम आ सकती है। ठीक है, व्यंजना शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से देखना, गहराई से देखना, विशेष रूप से खोलना या विकसित करना। शब्द की वह शक्ति जो अर्थ को विशेष रूप से देख सके, अर्थात दूर के अर्थ को भी जान सके। दूर का अर्थ कौन सा होता है? बहुत गहरे में जो अर्थ, दूर के अर्थ को भी जान सके, वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ बोध के बाद जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें से कोई भी बात परीक्षा में आ सकती है। जहां अभिधा से और व्यंजना से, अभिधा से और लक्षणा से काम नहीं चले, उसके बाद में जिस शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है उसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ की प्राप्ति के लिए मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के अलावा प्रतिभा की निर्मलता, चतुर व्यक्तियों का सत्संग, कल्पना और प्रसंग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसमें एक खास बात अगर आप देखें तो वो क्या है? वो ये है कि व्यंजना शब्द शक्ति में देख लो, मैं बता देता हूं ऐसे, है ना, मैं अंडरलाइन करने की सोच रहा था। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? या तो मुख्यार्थ चाहिए, अगर मुख्यार्थ चाहिए तो फिर अभिधा मूला होगी, या लक्ष्यार्थ चाहिए, अगर लक्ष्यार्थ चाहिए तो लक्षणा मूला होगी। इसके अलावा और क्या चाहिए? प्रतिभा की निर्मलता, पहचानने का टैलेंट होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आती बात। ठीक है, चतुर व्यक्तियों का सत्संग, अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठिए तो आप व्यंजनों को पहचाना सीखेंगे। कईयों को 4 आदमी एक जगह बैठे, कोई एक आदमी, गांव में एक आदमी वो बात ऐसी कह देता है ना, तो उससे मतलब कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन गांव के लोग हैं वो 2 आदमी समझ जाते हैं, 2 नहीं समझ पाते। तो प्रतिभा की निर्मलता सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, चतुर व्यक्तियों का सत्संग, कल्पना व प्रसंग का ज्ञान। एक बात यह भी है कि अगर किसी को मालूम है कि बात किस सिरे से चल रही, कभी कभी 2 लोग बैठते हैं, है ना, और एक बात करते हैं और वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं, तीसरे आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि तीसरे आदमी को मालूम नहीं है कि कहाँ की बात चल रही है, कौन से प्रसंग की बात चल रही है। मैं ये कहता हूं कि मुझे लगता है कि व्यंजना को हम एक क्लास में निपटा देंगे बहुत, क्योंकि गहरे भेद या प्रभेद नहीं है, बहुत ज्यादा उदाहरण भी मैं नहीं दूंगा इसके। लेकिन आप इन शब्द शक्तियों को आप पहचानना सीखें अपने घर में, अपने आसपास, फिल्मी गानों में, है ना, भूल गई रास्ता में तो भूल गई ठिकाना, इतना तो याद मुझे देश है बेगाना। अब ये गांव में रेडियो चल रहा है, मंदिर पे इसमें गीत चल रहा है, ये भजन चल रहा है, तो कौन है ये? भूल गई रास्ता सारा, भूल गई ठिकाना, इतना तो याद मुझे देश है बेगाना। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे मतलब कोई रास्ते की बात ही नहीं है वहां पे, न कोई ठिकाने की बात, और न कोई ऐसी महिला जो रास्ता भूल गई। ये तो आत्मा है कि जब मैं परमात्मा से अलग हुई तब मुझे उसका ध्यान था, लेकिन इस संसारिकता में आके मैं तो रास्ता भूल गई, वापस कैसे जाऊं परमात्मा के पास। हर शब्द में, हर बात में इस प्रकार के लक्षण और व्यंजना का प्रयोग होता है। अपने गांव में, अपने आसपास की बोलचाल में, अपने आम बोलचाल में उनको थोड़ा सा ध्यान करना सीखें। अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से है, परंतु व्यंजना का संबंध केवल शब्द से ही नहीं वरन अर्थ से भी है, ये भगीरथ मिश्र कहते हैं। इस बात को मैं पूरी तरह से नहीं खोल पाऊंगा, और मुझे लगता है कि मैंने रख लिया इस बात को, कभी आपके काम आए तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की जरूरत लक्ष्यार्थ में भी पड़ती है। अब इसमें ये भगीरथ मिश्र में लिखी हुई परिभाषा है, एक प्रकार से कथन है, तो कल को पूछ लिया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं अभिधा की तो वहां बात करते हैं मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ, तो अर्थ तो वहां भी है, लक्ष्यार्थ में भी अर्थ है, मुख्यार्थ में भी अर्थ है, व्यंग्यार्थ में भी अर्थ है, तीनों में अर्थ है। लेकिन भगीरथ मिश्र कह रहे हैं कि व्यंजना का अर्थ केवल शब्द से नहीं है, अर्थ से भी है। हो सकता है किसी मायने में बात ये हो, कभी अपने खुलेगी तो खोलेंगे। ठीक है, शाब्दिक व्यंजना, अभिधा मूला लक्षणा मूला के लिए अलग से मैंने भेद नहीं रखा है,
शाब्दिक अर्थ दो भेद मैंने रखे, अभिधा मूला लक्षणा मूला तो मैं बता दूंगा कहीं ये बीच में आएगी थी, जैसे सारोपा और साध्यावसाना की हमने अलग से बात नहीं की थी, है ना। उसी प्रकार से जब किसी वाक्य या पद में, अब ये आपके काम आएगी, मैं बार बार कहता हूं कि जब किसी विद्यार्थी को लक्षण समझ में आने के बाद में उदाहरण समझने में मुश्किल हो तो कम से कम लक्षण को ठीक से देख, नियम को ठीक से देख लें, तो आधे प्रश्न तो उसी से सही हो जाते हैं। जब किसी वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के ही कारण व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, अर्थात उस शब्द के स्थान पर उसका कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने से व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तो वहां शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। ठीक है, ये आप लिख ले। अच्छा, कई बार विद्यार्थियों को जरूरी नहीं है कि जो नोट्स बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है ऐसी की ऐसी बात लिखें, आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो स्लाइड में मैंने डाल दिया है, मुझे तो याद कम रहता है इसलिए मैं तो पूरा लिख के लाता हूँ। ठीक है, हालांकि विद्यार्थी इसको देखकर यूं भी मैसेज कर देते हैं, सर ये नोट्स आपके मिल जाएंगे क्या? आप लिखो, बनाओ। किसी भी विद्यार्थी को पीडीएफ कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पीडीएफ का दौर बढ़ा है वैसे वैसे विद्यार्थियों में एक प्रकार से कमजोरी और एक असफलता का, मतलब जो विद्यार्थी जितना ज्यादा पीडीएफ पे भरोसा करते हैं उतना ज्यादा असफल हो, ये मेरा सूत्र समझ लीजिए आप। क्योंकि अध्ययन एक ऐसी चीज है जिसमें जितनी ज्यादा इंद्रियां आपकी काम करेगी उतना ही अधिगम उसमें ज्यादा हो। तो पहला काम यह है कि आप किसी भी क्लास को देखें तो रजिस्टर लेके बैठे और लिखें, लिखते रहें, पढ़े पढ़े बस में चलते चलते। आप वीडियो देखना, क्लास देखना, ये भी विद्यार्थी क्या करते हैं कि बस में चलते चलते वीडियो देख रहे हैं, शादी ब्याह में वहां गए वीडियो देख रहे हैं, बारात में जा रहे रास्ते में वीडियो देख रहे हैं। ऐसे कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ, दूसरी तीसरी बार देख रहे हो तो अलग बात, पहली बार जब आप उसको देख रहे हो तब आप उसके नोट्स बना रहे हो तो आप बाकायदा सामने रखिए। ऑफलाइन का मुकाबला ऑनलाइन कभी जिंदगी में कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मजबूरी का साधन है। और इससे अगर विद्यार्थी, ऑनलाइन की एक सुविधा भी है कि आप इसमें 3 या 4 बार रिपीट कर सकते हो, आपकी हिम्मत चाहिए टाइम देने की, है ना। ऑफलाइन में आप किसी से पढ़ पाओगे तो एक ही बार पढ़ पाओगे, तो ये सुविधा भी है। तो आप पहली बार पढ़े तो कम से कम सामने रखिए, उसको बाकायदा लिखिए। लिखोगे तो आपका जो हाथ है वो काम करेगा, आंखें ठीक से काम करेगी, आप अलर्ट रहोगे, ज्यादा सावधान रहोगे। लिखने के दौरान आपको 50% चीजें समझ में आएगी, है ना। पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो, इससे मुझे लगता है कि मेरे जीवन में शिक्षण में जितनी परेशानी मुझे पीडीएफ से हुई है उतनी किसी से नहीं हुई। सबको मतलब सब पका पकाया चाहिए। तो शाब्दिक व्यंजना का मतलब जहां शब्द पे व्यंजना निर्भर करती है, शब्द हटाकर पर्यायवाची रख देने से वो व्यंजना समाप्त हो जाती है। इसमें प्राय अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। गौर करने की बात यह है कि जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं इसमें, है ना। हम एक उदाहरण इसमें देंगे आगे, जैसे पानी गई न उबरे मोती मानस चूर, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपने पढ़ा होगा। पानी गई न उबरे मोती मानस चूर, है ना। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, ठीक है। अब पानी का अर्थ यहां जल नहीं है, तो मुख्यार्थ से आगे और अर्थ है पानी, इसलिए यहां पे व्यंजना है। लेकिन पानी के 3 अर्थ, मोती के अर्थ में चमक है, और मानस यानी मनुष्य के अर्थ में इज्जत है या चरित्र है, और चून के अर्थ में जल है। तो यहां व्यंजना है और ये इसी पे अर्थ करती है, इसलिए शाब्दिक व्यंजना है, ठीक है। और ये अभिधा मूला है, क्योंकि पानी के ये अर्थ होते हैं सबके सब मुख्यार्थ में, ठीक है। तो यहां पानी शब्द है, उस पर डिपेंड करते हैं तीनों के तीनों अर्थ। पानी का मुख्यार्थ तो जल होता है, लेकिन इसके अलावा यहां यह कहा जा रहा है कि पानी गई न उबरे मोती मानस चून, पानी के चले जाने से मोती में कुछ नहीं बचता, मोती अपनी गुणवत्ता, अपना मूल्य खो देता, यानी मोती की चमक ही उसका मूल्य है। ये व्यंग्यार्थ है। मनुष्य के लिए इज्जत ही उसका धन है, इज्जत ही उसके लिए सब कुछ है। अगर मनुष्य का पानी मर गया तो सब कुछ मर गया।
और चून का उपयोग पानी के बिना किया नहीं जा सकता। हालांकि चून के संदर्भ में तो यह अभिधा है, लेकिन तीनों का अर्थ निकालेंगे, मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में और चून के अर्थ में, तीनों के निकालेंगे तो ये एक प्रकार की व्यंजना है। और ये व्यंजना किस पे डिपेंड करती है? पानी शब्द पे डिपेंड करती है। तो खास बात यह कि पानी के तीन अर्थ होते हैं, पानी शब्द अनेकार्थी शब्द है, इसलिए यहां पे शाब्दिक व्यंजना बन पाई। यही बात वो कह रहे हैं, इसमें प्राय अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। मुझे लगता है ये बात परीक्षा में पूछी जा सकती है। 4 कथन आए कि व्यंजना के बारे में गलत कौन सा है, तो ये लाइन आ सकती है। तो शाब्दिक व्यंजना में प्राय अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। और श्लेष अलंकार यानी शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष तो के उदाहरण तो हम बहुत कम पढ़ते हैं, मुझे लगता है 1-2 उदाहरण किसी ने पढ़े होंगे। शब्द श्लेष के सैकड़ों उदाहरण हमें ध्यान में, तो सारे उदाहरण शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण। बस हो गया काम, मोटा मोटा है ना। शाब्दिक व्यंजना में श्लेष अलंकार का या शब्द श्लेष का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए कुछ। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब इसमें पहले तो ये अभिधा मूला, ठीक है, पहले इसका अनुवाद समझ लेते हैं। चिर जीवो, लंबे समय तक जीवित रहो। चिर जीवो को ना लंबे समय तक जीवित रहो। जोड़ी जुड़े, जोड़ी बनी रहे, जोड़ी जुड़े का मतलब जोड़ी बनी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, इन दोनों के बीच में गंभीर प्रेम क्यों नहीं होगा। को घटी, इसमें कम कौन है। ए वृष भानुजा, वृष भाना, वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल, ठीक है। और अनुजा यानी वृषभ की छोटी बहन कौन होगी? गाय। तो वृष भानुजा का पूरा अर्थ क्या हो गया? गाय हो गया। को घटी, इन दोनों में से कोई कम नहीं है। इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, ये दोनों लंबे समय तक जीवित रहे। इन दोनों के बीच में गंभीर प्रेम क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ये तो वृषभ की छोटी बहन है, अनुज मतलब छोटा होता है, अनुजा छोटी होती है, ठीक है। तो ये तो बैल की छोटी बहन है यानी गाय है। और वो हलधर, हलधर किसको कहेंगे? किसान को कहेंगे। और वीर का मतलब साथी, ठीक है। हलधर कोई कोई बैल को भी कह देता। भाई किसान का साथी कौन हो गया? बैल। इसको मैं पूरा बताऊंगा, आप आराम से देखें। पहले अगर हलधर को कोई बैल समझ ले तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीर को कोई भाई कह दे तो भी बैल का भाई कौन हो गया? बैल ही हो गया। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं। ये मुझे लगता है गांव के गुआड़ की बात है। तो गांव के गुआड़ में राधा और कृष्ण खड़े, और वहां राधा और कृष्ण की जो गोपियां सखियां हैं वो कहती है देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी कितनी सुंदर है। लेकिन वहां गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होंगे, ताश खेल रहे होंगे या हुक्का पी रहे होंगे। तो वो जो गोपियां सखियां हैं वो उन बूढ़े बुजुर्गों के सामने कैसे कह दे कि देखो राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी अच्छी है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे प्रेमियों की बात नहीं किया करते, इसलिए वो यूं नाम नहीं लेते सीधे सीधे। गोपियां राधा और कृष्ण की तारीफ करना चाहती है, उसकी जोड़ी की प्रशंसा करनी चाहती है, उसमें मुग्ध होना चाहती है। लेकिन लोक लाज के भय से और वहां पे गुरुजनों के परिवारजनों के भय से वो एक दूसरा तरीका निकालती है। वहीं एक सांड और गाय की जोड़ी भी खड़ी है, गाय और बैल की जोड़ी भी खड़ी है। एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो गाय और बैल की जोड़ी कितनी अच्छी है। लेकिन वो सामने वाली सखी समझ जाती है कि बात किसकी हो, राधा कृष्ण जोड़ी की हो रही है। लेकिन उसने जो पहले वाली सखी ने कहा कि गाय और बैल की जोड़ी अच्छी है, उसने शब्दों का ऐसा प्रयोग किया कि अपने आप अर्थ राधा और कृष्ण की तरफ चला गया। अब ये व्यंजना है, ये तो अभिधा है। अभी तो हमने अर्थ निकाला। एक सखी कहती है कि लंबे समय तक इनकी जोड़ी जीवित रहे, है ना, और ये इनके बीच में गंभीर प्रेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी कम नहीं है।
ये तो वृषभ की अनुजा है, बैल की छोटी बहन यानी गाय है, और वो किसान का साथी या बैल का भाई बैल है, तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है, ये तो अभिदा है। लेकिन ये शब्द जो है वृषभ अनुज वृष भानुजा है ना, वृष भानु राधा के पिता का नाम है, तो वृष भानु जा का मतलब पुत्री, जय शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है, जा का मतलब जन्म लेने वाली, तो वृष भानु के घर पैदा हुई यानी वृष भानु की पुत्री, और वो कौन है, राधा। तो इस वृष भानुजा का दूसरा मतलब क्या, राधा। इसका पहला मतलब क्या था, गाय। अभिधा में तो वृष भानुजा का मतलब क्या था, गाय, लेकिन व्यंजना में वृष भानुजा का मतलब क्या है, राधा। और हलधर का मतलब क्या है, बलराम। और वीर का मतलब क्या है, भाई। और बलराम के भाई कौन हुए, कृष्ण। तो अभिधा में तो हलधर के वीर का मतलब है बैल, लेकिन व्यंजना में हलधर के वीर का मतलब है बलराम के भाई कृष्ण। अब उसने कहा तो यूं कि देखो बैल और गाय की जोड़ी कितनी अच्छी है, लेकिन सामने वाले ने समझ लिया। अच्छा, और वहां बूढ़े बुजुर्ग वो नहीं समझ पाए बात को। पहली बात तो उनका ध्यान ही नहीं होगा बेचारों का, वो उनकी बातों में क्यों ध्यान रखते होंगे। लेकिन उसने कहा गाय और बैल की तरफ संकेत के देखो, गाय और बैल की तरफ हाथ करके देखो, गाय और बैल की जोड़ी कितनी सुंदर है। लेकिन सामने वाले समझ गए। क्यों समझ गई, क्योंकि इसने अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया। वृष भानुजा के दो अर्थ हैं, एक गाय दूसरा राधा। हलधर के वीर के दो अर्थ हैं, एक बैल और दूसरा श्री कृष्ण। तो अभिधा से व्यंग्यार्थ निकला है, इसलिए अभिधा मूला। दूसरी बात यह है कि वृष भानुजा की जगह और शब्द कोई निकाल दे, यहां पे अपने दूसरा शब्द कोई कर दे, वृष भानुजा की जगह दूसरा शब्द रख दें, गाय रख दें, है ना, गो रख दें, तो उसका राधा अर्थ नहीं निकलेगा। और राधा रख दें तो फिर गाय अर्थ नहीं निकलेगा। यानी चमत्कार इस शब्द पर टिका हुआ। इसलिए शाब्दी व्यंजना, इसको हटा के यहां से अगर कोई पर्यायवाची रख देंगे तो यहां व्यंजना समाप्त हो जाएगी। इसलिए शाब्दी व्यंजना। ठीक है, मुझे लगता है आप समझे होंगे। नहीं समझे हो तो रिपीट कर सकते हैं, पीछे लौट के देख सकते हैं। ऑनलाइन में यह भी सुविधा है कि लौट के देखा जा सकता है। रेमन पानी राख किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। ये वैसा ही उदाहरण है, हमने अभी चर्चा की। पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होगा। लेकिन पानी की जगह नीर कर दें तो नीर का अर्थ चमक या इज्जत नहीं होता, पानी का ही अर्थ होता है। अर्थ तो मैं इसलिए नहीं समझा रहा खोल के, क्योंकि आप समझ सकें इसे। पानी का अर्थ, पानी की जगह नीर शब्द रख देंगे तो यहां पे चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इसलिए शाब्दी व्यंजना है। व्यंजना क्यों है, व्यंजना इसलिए है क्योंकि यहां पानी के अनेक अर्थ। मैंने बताया श्लेष के जितने उदाहरण वो सारे शाब्दी व्यंजना के उदाहरण। श्लेष का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, ठीक है, क्योंकि पानी का अर्थ होता है, अभिधा में तो पानी का अर्थ होता है जल, लेकिन यहां मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत, और इसका एक व्यंग्यार्थ यह भी है कि मनुष्य की इज्जत ही सब कुछ है, मोती के लिए उसकी चमक ही सब कुछ है। यह व्यंग्यार्थ है, और यह व्यंग्यार्थ एक शब्द पे टिके इसलिए शाब्दी है, ठीक है, और यह अभिधा मूला है, क्योंकि पानी के तीन अर्थ होते भी। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवतक रंग, नाक बास बेसरे ले हो बसी मुक्तन के संग। अब इसके दो अर्थ। पहला अर्थ है आभूषण में, अभिधा का देखो, अजो अभी तक, तरोना, तरोना क्या है, कान का आभूषण है। तरोना क्या है, कान का आभूषण है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। श्रुति, श्रुति का मतलब कान। सेवत इक रंग यानी लगातार। नाक, नाक यानी नासिका, नोज। बेसरी, नाक का आभूषण। ठीक है, मुक्तन यानी मोती। अजो तरोना ही रहो, अभी तक तू कान का आभूषण ही बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग,
लगातार कान का ही सेवन कर रहा है, जबकि नाक बांस नासिका का निवास बेसरी लयो बेसरी नामक आभूषण ने प्राप्त कर लिया। क्यों? बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वह मोती के साथ बसता है। देखो, जितना फ्रंट में कोई आभूषण पहना जाएगा उसमें मोती आदि जड़े जाते हैं, और जितना पीछे पहना जाएगा उसमें मोती आदि कम जड़े जाते हैं। तो अजो तरोना ही रहो, अभी तुम मतलब कान का आभूषण, कान के आभूषण का यहाँ एक प्रकार से हीन माना गया है। जैसे गाड़ी में पीछे बैठने वाली सवारी अपने आप को हीन समझती है, आगे बैठने वाली अपने आप को पता नहीं क्या समझती, ये वैसी ही कहानी। ठीक है, तो अजो तरोना ही रहो, अभी तक तो कान का आभूषण ही रहा, श्रुति सेवतिक रंग, लगातार कान का सेवन करता रहा। और बेसरी ने नाक की पोस्टिंग प्राप्त कर ली, नाक बास बेसरी रहो, नाक का निवास बेसरी ने प्राप्त कर लिया। क्यों? बेसरी में ऐसा क्या है? बेसरी में मोती जड़ा हुआ है। तो यहां सत्संग की महिमा का वर्णन है, कंपनी ऐसी है बेसरी की, इसलिए बेसरी नाक पे आगे चला गया। ये तो अविधेय अर्थ है, ये मुख्य अर्थ है। ठीक है, अब इसमें अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग हुआ तो एक व्यंग्यार्थ और निकलेगा। यह मुख्यार्थ में बाधा नहीं हुई है, मुख्यार्थ निकल रहा, लेकिन मुख्यार्थ के साथ साथ एक व्यंग्यार्थ और निकलेगा, इसलिए अभिधा मूला। हर एक बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, शाब्द इसलिए क्योंकि तरोना बेसरी श्रुति इनको हटा देंगे और इनकी जगह पर्यायवाची रख देंगे तो खत्म हो जाएगी व्यंजना, इसलिए शाब्दी है। और मुख्यार्थ में बाधा नहीं है, मुख्यार्थ भी निकल रहा है और व्यंग्यार्थ भी निकलेगा, इसलिए अभिधा मूला। ठीक है, अजो तरोना, तरोना का मतलब है तरो ना, मतलब पार नहीं हुआ। तरो यानी तैरना, तैर के पार हो जाना, हम कहते हैं ये तो तिर गया। तो तरो ना मतलब पार नहीं हुआ। अब ये जीव के बारे में, सांसारिक जीव के बारे में, अभी तक तू संसार सागर से पार नहीं हुआ। अजो तरोना ही रहे, अभी तक तू तरा नहीं, संसार सागर से पार नहीं हुआ। जबकि श्रुति सेवत एक रंग, अब यहां श्रुति का मतलब है वेद आदि, वेद शास्त्र आदि, जबकि तू वेद शास्त्रों आदि का अध्ययन करता रहा। श्रुति सेवत एक रंग, लगातार तुम वेद शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, लेकिन फिर भी तुम अभी तक संसार सागर से पार नहीं हुआ। नाक, और नाक का एक अर्थ है स्वर्ग, बेसरी का एक अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, और मुक्तन का एक अर्थ है मुक्त आत्माएं। मुक्त आत्माएं मतलब महात्मा लोग, महापुरुष लोग, जो ज्ञानी लोग हैं। तो दूसरा अर्थ जीव के बारे में निकलता है कि हे जीव, अभी तो संसारिक में, संसार रूपी भवसागर से तू पार नहीं हुआ। और श्रुति सेवत एक रंग, लगातार तू वेद शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, जबकि मूर्ख व्यक्ति ने स्वर्ग का वास प्राप्त कर लिया। बेसरी मूर्ख व्यक्ति ने नाक वास, स्वर्ग का निवास, लयो प्राप्त कर लिया। क्यों? बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वह मुक्त आत्माओं के साथ रहता है, ज्ञानियों के साथ रहता है। ये व्यंग्यार्थ। अच्छा, व्यंग्यार्थ की परतें होती है कई बार। हमने अभी पहले अविधेयार्थ निकाला, मुख्यार्थ निकाला, अभी फिर व्यंग्यार्थ निकाला, इससे आगे और व्यंग्यार्थ, कि अर्थात सत्संग से मूर्ख व्यक्ति भी मतलब ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, या सत्संगति ही संसार में बहुत महत्व की चीज है, ये सब व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ तो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी हम कविता का अनुवाद करते करते जब ये कहते हैं, जैसे हमने कविता का अनुवाद कर दिया 2 लाइन में, एक पंक्ति का हमने 2 लाइन में अनुवाद किया, और फिर हम नीचे लिखते हैं, अनुवाद के बाद लिखते हैं अर्थात। अब इसके आगे जो भी लिखेंगे वो व्यंग्यार्थ होता है, कवि ये कहना चाहता है, ठीक है, वो व्यंग्यार्थ होता है। तो इसमें तरोना, श्रुति, बेसरी, नाक, इन शब्दों को बदल देंगे तो चमत्कार गिर जाएगा, इसलिए शाब्दी व्यंजना है। और मुख्यार्थ भी कायम है, इसलिए अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। ठीक है, आगे देखिए। भयो अपत के कोप युक्त के बोरे यही काल, मालिनी आज कहे न क्यों या रसाल को हाल। भयो अपत के कोप युक्त के बोरे यही काल, मालिनी आज कहे न क्यों या रसाल को हाल। ये वैसी ही बात है जैसे हमने वो पढ़ी थी, सिर जीवो जोरी जुरे, वैसी बात।
जैसे मुझे लगता है कि इसका प्रसंग मुझे जहां तक दिमाग में आता है, क्योंकि मैंने कई साल पहले पढ़ा था इस दोहे को। एक नायिका बाग में जाती है और वहां नायक है, वो नायिका से रूठा हुआ है। तो नायिका नायक को सीधे सीधे नहीं कहती कि भाई तेरा क्या हाल है यार, तुम क्यों रूठा हुआ है यार, क्या समस्या क्या है, तेरी दिक्कत क्या है। वो जो मालिन बाग में खड़ी है उसको कहती है, और वो आम के पेड़ के बारे में पूछती है कि इस आम के पेड़ के क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा, जबकि वो बात किसके संदर्भ में कर रही है, नायक के संदर्भ में कर रही है। ठीक है, तो गौर करने की बात यह है कि अगर यहां मतलब जो आम के पेड़ के संदर्भ में जो अर्थ है वो तो अभिधा है, और नायक के संदर्भ में जो बात है वो व्यंजना है, और अभिधा के माध्यम से व्यंजना निकल रही है, तो ये अभिधा मूला है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए ये शाब्दिक व्यंजना है। ठीक है, अब इसको देखो, भयो अपत, पहले मैं आम के बारे में बता देता हूं। भयो अपत कि क्या ये बिना पत्तों का हो गया, कई अथवा कोप युक्त, कोप का मतलब कोम्पल, या इसमें नई नई कोम्पले आ रही, भाई ऐसा व्यवहार आम का पेड़ क्यों कर रहा है, या तो बिना पत्तों का, क्योंकि पहले बिना पत्तों का होता है फिर कोम्पले आती, तो या तो इसके पत्ते झड़ गए तो उसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है, या इसके नई कोम्पले फूट रही है तो इसके कोई दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। भयो अपत, या तो ये बिना पत्तों का हो गया, कई कोप युक्त, या फिर ये मतलब नई नई कोम्पले इसकी आ रही है, कोम्पलों से युक्त है, कि बोरे, बोरे का मतलब है आम के ऊपर जो मिंजर आता है ना, मिंजर, फूल आने से पहले, फल लगने से पहले, जो जिसको अपनी आम भाषा में हमारे तो कोर बोलते हैं, कोर आ गयो, गुआर का कोर आ गयो, मोठंग कोर आ गयो, मूंगा का कोर आ गयो, है ना, बाजरे के सिट्टी आवा, चिना घेगरी आवा, अलग अलग नाम होते हैं सबके। ठीक है, तो के बोरे, आम के फल लगने से पहले बोर आता है, फूल आते हैं, तो के बोरे, यही काल, यही काल का मतलब है इस समय, या तो ये बिना पत्तों के हो गया है, या ये कोंपलों से युक्त हो गया है ना, या फिर इसमें बोर आ रहा। मालिनी, हे मालिनी, आज कहे न क्यों, आज तुम बताती नहीं क्यों नहीं, या रसाल को हाल, इस आम का हाल क्या है, इस आम की आज हालत कैसी, पूछ रही आम के बारे में। अब नायक के संदर्भ में, भयो अपत, पत का मतलब होता है इज्जत या चरित्र या प्रतिष्ठा, पत का मतलब प्रतिष्ठा, तो भयो अपत, क्या ये नायक प्रतिष्ठाहीन हो गया, कहीं इसकी बदनामी हो गई क्या, के कोप युक्त, कोप का मतलब गुस्सा, या फिर गुस्से में, क्रोध में बुरा मान गया क्या किसी बात का, के बोरे ही काल, और बोरा जाने का एक मतलब होता है पागल हो जाना, बोरा जाना मतलब पागल हो जाना, क्या ये पागल हो गया। मालिनी आज कहे न क्यों, या रसाल, रसाल शब्द है वो रसीले नायक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, रसाल शब्द है वो रसीले नायक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो मालिनी आज कहे न क्यों, या रसाल को हाल, हे मालिनी, हे मालिन, इस नायक का हाल तुम बताती क्यों नहीं। तो आम के संदर्भ में सारी बातें हैं वो अभिधा है, नायक के संदर्भ में दूसरा अर्थ जो निकल रहा है वो व्यंजना है, अभिधा बनी रही। अब कोई यूं पूछ ले, अच्छा अन्य अर्थ तो लक्षणों में भी निकलता है, ये भी गौर करने की बात, कोई पूछे तो, हालांकि विद्यार्थी पूछते नहीं है, दूसरा अर्थ निकल रहा है ना यहाँ पे, तो दूसरा अर्थ तो फिर लक्षणों में भी निकलता है। जहां तक हम बात करते हैं अन्य अर्थ, एक अर्थ निकला आम के संदर्भ में और एक अर्थ निकला नायक के अर्थ में, तो दूसरा अर्थ निकला। पहली बात तो यह है कि व्यंजना में जो दूसरा अर्थ यहां निकल रहा है वो अभिधा के साथ ही निकल रहा है। लक्षणा और व्यंजना में अंतर क्या है। लक्षणा की पहली निशानी है मुख्यार्थ में बाधा। आप लक्षणा के किसी भी भेद की परिभाषा पढ़ो, मुख्यार्थ में बाधा उसकी पहली निशानी। व्यंजना में खास क्या है, व्यंजना में पहली बात तो मुख्यार्थ में बाधा होगी नहीं, मुख्यार्थ में बना रहेगा और व्यंग्यार्थ आ जाएगा, और या मुख्यार्थ में बाधा हो गई तो फिर लक्ष्यार्थ से काम चलेगा नहीं, उससे आगे जाना पड़ेगा। लक्षणा में क्या है, मुख्यार्थ में बाधा और लक्षणा से अर्थ ले लिया। व्यंजना में अगर मुख्यार्थ में बाधा हो गई तो लक्षणा से अर्थ वो काम निकलेगा नहीं, उससे आगे एक अर्थ और निकलेगा। 3 लेयर सिस्टम है व्यंजना में, लक्षणा मूला व्यंजना में 3 लेयर सिस्टम है, 3 परतें। मुख्यार्थ में पहले बाधा होगी, मुख्यार्थ लेना तो पड़ेगा,
है ना। मेरा मुख दर्पण है, तो हम पहले तो यूं ही पढ़ेंगे मेरा मुख दर्पण है, फिर अचानक नहीं नहीं भाई दर्पण कैसे हो सकता है, तो मुख्यार्थ खत्म, फिर लक्ष्यार्थ खत्म, फिर व्यंग्यार्थ आएगा, तीसरी परत में जाके व्यंग्यार्थ आता है। ठीक है, भयो अपत, हालांकि ये चीजें थोड़ी डिस्कस से की जाए तो अच्छी बात है ना भाई। शब्द शक्ति कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत गहरे टॉपिक होते हैं, वहां विद्यार्थी अगर डिस्कस करे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। खैर आप इसको समझे होंगे, मुझे लगता है इसमें ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं, काफी लंबी हो रही क्लास पहले। बैठी रही हम हूं ही हारी, कहां लौटारिये हाथन गाजे। ये भगीरथ मिश्र से लिया गया उदाहरण है। भगीरथ मिश्र से लिया गया उदाहरण है, बैठी रही हम हूं ही हारी, कहां लौटारिये हाथन गाजे। ये एक कोई नायिका है जो कह रही है कि मैं अपना हृदय लेके बैठी रही हम हूं, मैं हृदय लेकर बैठी रही, ठीक है, कहां लौटारिये, कहां तक टालेंगे, हाथन, हाथों से, गाजे यानी वज्र को, हाथों से वज्र को टालने की बात हो रही है। लेकिन यहां नायिका के न तो हाथ की बात हो रही है न वज्र की बात हो रही है, इसलिए लक्षणा मूला यहां मुख्यार्थ नहीं है। ठीक है भाई, अगर यहां पे इसका मुख्यार्थ लें, देखो शुरुआत कहां से करें, मैं इसका पहले अनुवाद बोलता हूं कि बैठी रही हम हूं ही हारी, कि मैं तो अपना हृदय हार के बैठी हूं, मजबूर होके बैठी हूं, कहां लौटारिये हाथन गाजे, वज्र को हाथ से कहां तक टालें। अगर आपके ऊपर वज्र का अटैक हो रहा हो और आप हाथ से वज्र को टाल सकते हैं क्या? क्या यहां उस बैठी नायिका के ऊपर वज्र आ रहा है क्या? यह विरहिणी नायिका है, ठीक है, क्या यहां पे उस बैठी हुई नायिका पे वज्र का अटैक हो रहा है? वास्तव में नहीं हो रहा, तो यहां मुख्यार्थ में बाधा होगी, इसलिए लक्षणा मूला है। अच्छा, इस गाजे शब्द को हटा देने से चमत्कार खत्म हो जाएगा, इसलिए शाब्दी व्यंजना शाब्दी है, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अब इसमें लक्ष्यार्थ क्या है और व्यंग्यार्थ क्या है, ये देखने की बात। कहां लौटारिये हाथन गाजे, कि वज्र को हाथ से कब तक रोकें, मुख्यार्थ में बाधा है। लक्ष्यार्थ यह निकलेगा, लक्षणा से अर्थ यह निकलेगा कि कष्ट इतने बड़े हैं और मेरा शरीर इतना कम सक्षम है। ठीक है, ये लक्ष्यार्थ है। और इससे आगे चलेंगे तो व्यंग्यार्थ ये है कि विरह की बहुत अधिकता है। वज्र को हाथ से कहां तक रोकें, इसका आखिरी अर्थ यह निकलता है कि विरह की अधिकता है, व्यंग्यार्थ यह निकलता है। कभी कभी विद्यार्थी को ऐसे व्यंग्यार्थ से संतुष्टि नहीं होती, तो व्यंग्यार्थ बहुत झीना होता है, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को उससे संतुष्टि नहीं होती। ठीक है, मुख्यार्थ यह है कि कब तक वज्र को हाथ से टाले, तो इससे तो काम नहीं चलता, ये तो ब्लॉक ही हो गया, क्योंकि न तो वहां वज्र है न कोई हाथ है। लक्ष्यार्थ यह है कि कष्ट ज्यादा है, मेरी क्षमता कम है। और व्यंग्यार्थ यह है कि मेरे यहां विरह का, मेरे जीवन में विरह की बहुत अधिकता है, विरह वज्र के समान। ठीक है, फली सकल मन कामना, लूट्यो अगणित चैन, आजू आचे हरि रूप सखी, भये प्रफुल्लित नैन। ये जरूरी नहीं है शाब्दी हो, लेकिन ये शाब्दी के उदाहरण में लिखी हुई, इसलिए मैं आपको शाब्दी में लिखा रहा हूं। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं ज्यादा, मुझे लगता है कि कभी कभी समय मिलता है तो थोड़ा शोध कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कभी नहीं हो पाता, तो मैं बता देता हूं आपको जो भी स्पष्ट बात। फली सकल मन कामना, लूट्यो अगणित चैन, आजू आचे हरि रूप सखी, भये प्रफुल्लित नैन। ये चारों के चारों में अभिधा खत्म हो रही है। तो चार टुकड़े हैं यहाँ पे, फली सकल मन कामना, लूट्यो अगणित चैन, आजू आचे हरि रूप सखी, भये प्रफुल्लित नैन। दोहे के चार चरण है, चारों चरणों में चार टुकड़े हैं, चारों में अभिधा समाप्त हो रही है, इसलिए चारों में लक्षण है। तो लक्षण ढूंढ लो, व्यंग्यार्थ तो बाद में ले ही लेंगे, व्यंग्यार्थ तो निकलता ही निकलता है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई कविता नहीं जिसमें व्यंग्यार्थ नहीं है, तो व्यंग्यार्थ निकालना तो बहुत आसान है, इसलिए व्यंजना के उदाहरण कम आते हैं परीक्षा में। परीक्षा में शाब्दी व्यंजना के और लक्षण लक्षणा के, उपादान लक्षणा के, तीन लक्षणों, तीन शब्द शक्तियों के ज्यादा उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। फली सकल मन कामना, मन की सारी कामनाएं फलीभूत हो गई। तो मन की कामनाओं की कोई फसल पकती है क्या? फली, फली का मतलब जो फलीभूत होना, ना फल लगना।
तो क्या मन की कामना कोई भौतिक वस्तु है क्या जी के नापा मेरी बिज्जी बाबी फाड़ आ गयो? इसका मतलब अभिदा में बाधा। तो लक्षणा से क्या अर्थ होगा कि मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, ये लक्षणा से अर्थ निकलेगी। लूटो अगणित चैन, चैन का मतलब सुख शांति, लेकिन चैन कोई भौतिक वस्तु है क्या? सुख शांति कोई भौतिक वस्तु की जिसको लूटा जा सकता? तो यहां भी मुख्यार्थ में बाधा। तो लक्षणा से क्या अर्थ निकलेगा? अत्यधिक आनंद की प्राप्ति की बड़ा सुख पाया। लूटो अगणित चैन, इसका लक्षणा से अर्थ निकलेगा कि बड़ा सुख पाया। आज हरि रूप सखी, हे सखी आज हरि के रूप का आत्मन किया। आत्मन किसको कहते हैं? आत्मन यूं हाथ में है ना, जिसको अपने बोलते हैं चड़ू आम भाषा में, उसमें लेके यूं पीना, उसको आत्मन करना बोलते। तो हरि का रूप कोई लिक्विड है क्या जिसको लेके आत्मन कर लिया? तो मुख्यार्थ में बाधा होगी। हरि के रूप का आत्मन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हरि के रूप के दर्शन किए, हरि के रूप को देखा, आंखों से आत्मन किया, मुंह से नहीं, आंखों से आत्मन किया, ये लक्ष्यार्थ निकलेगा। और भय प्रफुल्लित नैन, प्रफुल्लित का मतलब खिल जाना, फूल का मतलब खिल जाना। तो क्या नेत्र कोई फूल है क्या जो खिल गए? इसका मतलब नेत्र विकसित हो गए, नेत्र विस्फार, नेत्र भी चौड़े, खुशी में नेत्र चौड़े हो जाते हैं, ऐसे भय में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नेत्र विकसित हो गए। चार टुकड़ों में अभिदा में बाधा आई और लक्षणा से अर्थ निकला। अब व्यंग्यार्थ क्या लोगे? मुझे लगता है चारों टुकड़ों में एक ही व्यंग्यार्थ ले लो कि आज भगवान के दर्शन करके बड़े आनंद की प्राप्ति हुई, ये व्यंग्यार्थ है। भाई अंतिम बात तो यही, कोई कहना चाहती है, वो क्या कह रही है? सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, बड़ा सुख पाया, आज भगवान हरि के रूप का आत्मन किया और बड़े नेत्र विकसित हो गई। इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिरी बात एक है कि ईश्वर के दर्शन करके बड़े आनंद की प्राप्ति, ये व्यंग्यार्थ है। और जब मैं ये आखिरी बात कह रहा हूं तो ये सारी हटा दो। इन सब को मिक्स करके आप अगर रस निकालोगे तो वो ये निकलेगा कि आज ईश्वर का दर्शन करके बड़े आनंद की प्राप्ति, उनका जूस यही निकलेगा। और यही जूस, यही रस व्यंजना है, यही निष्कर्ष व्यंजना है, ठीक है। आगे देखो, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना के उदाहरण आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो हमने ये देख लिया कि जहां शब्द विशेष को हटा देने पर भी चमत्कार बना रहता है, वो आर्थी व्यंजना होती है। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई कविता नहीं है जिसमें आर्थी व्यंजना नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि कोई शायद ही ऐसा पेपर हो जिसमें आर्थी व्यंजना का उदाहरण भी पूछा जाए। ठीक है, दो चार उदाहरण जो किताबों में दिए रहते हैं वो पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अनंत है, मतलब इसके उदाहरण अनंत है। जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर निर्भर न होकर अर्थ पर निर्भर करता, वह आर्थी व्यंजना होती है। जैसे अभी हमने तो इसको पूरा पढ़ ही लिया, इसलिए इसको दोहराएंगे नहीं। कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेख। ये रावण पूछ रहा है, ये अंगद रावण संवाद से। कैसे बंधायो, रावण ने पूछा अंगद से कि तू बंधा कैसे, तू बंधा कैसे? तो अंगद कहता है जो, जू ये बुंदेली का शब्द है, जू। हालांकि ब्रज भाषा में बुंदेली के शब्द आते हैं, जहां तक मैं समझता हूं ये रामचंद्र का होगा, केशव का, क्योंकि बुंदेली के शब्दों का प्रयोग वही करते हैं। जू सुंदरी तेरी छुई दृग, कि मैंने तुम्हारी सुंदरी को अपनी आंखों से छू लिया। आंखों से छूने का मतलब क्या? ऐसे तो अगर आप जाओगे आंखों से छू लिया, अब इतने में लक्षणा, आंखों से छूने कैसे पॉसिबल? आंखें छूने का काम ही नहीं करती। लेकिन वहां नहीं जाएंगे अभी अपने, क्योंकि असल में एक बात ये भी मैंने शुरुआत में कही थी, पहले वीडियो में ये बात कही थी कि शब्द शक्ति पढ़ाते समय बहुत चीजों को शॉर्ट करना पड़ेगा। जितना ज्ञान होता है उतना बांटें, फैलाते जाएं तो समेटना वास्तव में मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सिंपल आसान बात आप करेंगे, ठीक है। रावण कहता है कैसे बंधायो, तो अंगद कहता है जो सुंदरी तेरी छुई दृग, मैंने तुम्हारी सुंदरी को आंखों से छू लिया।
सोवत, वो सो रही थी और मैंने मतलब मैं यूं ही घूम रहा था लंका में और मैंने झरोखे में से देखा कि मंदोदरी सो रही है और मैंने सोती हुए देख लिया। और वो जो पातक, वो जो पाप मेरे सिर पे चढ़ा, उससे मैंने ये मतलब उससे मुझे ये मैं बंध गया। ठीक है, तो बात तो ये सही है, अभिधा मूला। अभिधा, इसमें कोई भी शब्द आप चेंज कर दो, कोई भी, सुंदरी की जगह कुछ भी कर दो, दृक की जगह नेत्र कर दो, सोबत की जगह रोबत कर दो, कुछ भी कर दो, पातक की जगह पाप कर दो, कोई शब्द चेंज कर दो, इसलिए आरती व्यंजन आएगी। और अभिधा मूला इसलिए है कि बात वो सही कह रहा है। पहला अभिधा में इसका अर्थ क्या निकलेगा, देखो अभिधा में इसका क्या अर्थ निकलेगा। रावण कहता है तुम कैसे बंधवाया भाई, तुम बंधा कैसे गया, तो बंधन में कैसे पड़ा, तो वो कहता है मैंने तुम्हारी सुंदरी को सोते हुए देख लिया था, उसका पाप मेरे सिर पड़ गया, इसलिए मैं बंधा गया। लेकिन व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि तूने तो दूसरे की स्त्री का हरण कर लिया, बता तेरा क्या होगा। ये व्यंग्यार्थ। अब कोई विद्यार्थी कहेगा साहब हमें कैसे मालूम इससे आगे ये बात निकलेगी, तो हम यही तो कह रहे हैं कि प्रसंग का ज्ञान, कल्पना, बुद्धि की निर्मलता, प्रतिभा की निर्मलता। तो आप यूं कहोगे अच्छा गुरुजी आप में बड़ी प्रतिभा की निर्मलता है, ऐसा नहीं, मैंने तो पढ़ा था। तो मैं तो 4 किताब पढ़ूंगा व्यंजना की, तो वहां से मुझे सब चीजें मिलती है। जितना ज्यादा हम व्यापक अध्ययन करते हैं उस हिसाब से चीज निकल के आती है, कोई जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने जो परीक्षाएं दी, जितनी परीक्षाएं मैंने दी, उसमें शब्द शक्ति के प्रश्न कोई गलत कभी नहीं हुए। उसका एक कारण यह है कि बहुत सारे प्रश्न तो परिभाषा में से आ गए, तो परिभाषा तो अपने ठीक ठीक समझ ली, तो उससे सारे प्रश्न सही हो गए। और उदाहरण के जो प्रश्न आए वो उन्हीं किताबों में से आए जो मैंने पढ़ रखी थी, बाहर से नहीं आया। तो बाहर से आता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता, है ना। तो अच्छा, मूल किताबों में जितने उदाहरण दे रखे हैं उसमें लगभग उदाहरण मैंने प्रसिद्ध उदाहरण हमने यहाँ पे रखने की कोशिश भी की है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करी भुवनी हंसे देन कहे नट जाए। ये गोपियां है वो श्री कृष्ण की मुरली छुपा लेती। और फिर उस वो जब बतरस के बातों का रस, बतरस लालच लाल की, लाल यानी श्री कृष्ण की बातों के रस की लालची है वो। भगवान श्री कृष्ण की मुरली उन्होंने क्यों ले रखी है, क्योंकि मुरली उसकी छुपा लिया। वो पूछेगा मेरी मुरली तुमने देखी क्या, मुझे दे दो, तुम्हारे पास है, तुमने लिया, ऐसे वो बात करेगा तो उनको आनंद आता है इसमें, है ना। जितने कई बार छोटे बच्चों से हम बात करते हैं तो आनंद आता है। कल मुझे एक विद्यार्थी छोटा सा, बिल्कुल कोई मुझे लगता है 6ठी 7वीं में पढ़ रहा होगा, तो वो कहीं मिला, है ना, बिल्कुल अचानक अजने बिल्कुल जगह मिला, 2 मिनट बातचीत हुई। उसने कहा तो आपने वोट किसको दिया, आप पुलिस में हो क्या, तो मैंने कहा हाँ मैं पुलिस में हूँ। तो आप चालान काट सकते हो, हाँ चालान काट दिए। तो आप मेरा कितना बड़ा चालान कर दो, तेरे तो मैं सीज कर दूं मोटरसाइकिल, उताबर अभी। और फिर उसने कहा अच्छा आपने वोट किसको दिया, अगर वोट तो दे दियो ठीक है। फिर उसने एक पार्टी का नाम लिया, वोट उसको देना चाहिए। बिल्कुल बहुत छोटा बालक था, तो बहुत मतलब 2-3 मिनट में जितनी बातचीत हुई उसमें बहुत रस आया। तो बतरस का मतलब बातों का रस। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बातों के रस की लालची, इसलिए मुरलीधरी लुकार। अच्छा अभिधा मूला इसलिए कि क्योंकि सब अभिधा में निकल रहा है, मुख्यार्थ में कहीं बाधा नहीं है। और शब्द आप मर्जी है जो बदल तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इसलिए आर्थी व्यंजना है, शाब्दी नहीं है। और अभिधा मूला इसलिए क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कहीं अर्थ कोई बाधा नहीं हो रही। सोह करे, सौगंध खाती है, सोह का मतलब सौगंध, सौगंध खाती है, हमारे पास तो नहीं है, बाप की सौगंध लागे बोले, विद्या की सौगंध लागे बोले, है ना। भौं नहीं हंसे, और भौं से हंसती है। भौं से हंसना मतलब आप देखोगे तो जानोगे, है ना, इसको क्या व्याख्या करें। देन कहे नट जाए, और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी मुरली दे दो वापस, तो मना कर देती। यहाँ पे व्यंग्यार्थ क्या, व्यंग्यार्थ ये है कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उसके समीपता चाहती है, उसके समीप रहना चाहती है, ये व्यंग्यार्थ। ठीक है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। ये इतना विलक्षण उदाहरण है, ये असल में काकू वक्रोक्ति का उदाहरण है। और काकू वक्रोक्ति के जितने उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे आर्थी व्यंजना के उदाहरण हुआ करते हैं। ठीक है। ये लक्षणा मूला है। राम जब वन में गए, 2-4 उदाहरण और अपने इसी में समाप्त करते हैं। राम जब वन में गए तो राम ने सीता से कहा कि तुम रहने दो। सीता ने कहा मैं भी चलूंगी भाई, मैं अकेली रह के यहाँ पे क्या करूंगी। तो राम ने कहा नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम सुकुमारी हो, सिया सुकुमारी, है ना। कथा गाने वाले भी कहते हैं सिया सुकुमारी,
तो तुम कोमल हो। तब वो कहती है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, और तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। अब इसका पहले मुख्यार्थ देखो। सीता कहती है मैं तो बड़ी कोमल हूं, नाथ बन के योग्य है, और डोड़ इशो ये थे बैठी जाओ, है ना। तुम ही उचित तप, तुम्हारे लिए तो तप उचित है। मोह कहें भोगू, और मैं बड़े आनंद में भोग विलास मजे करूंगी, एंजॉय करूंगी। सीता ये कहना चाहती है, ये नहीं कहना चाहती। उसकी टोन ऐसी है, वो कहती है मैं सुकुमारी, अच्छा मैं सुकुमारी हूं क्या, और नाथ बन जोगू, और फिर आप बन के योग्य हो। मैं सुकुमारी नाथ बन योगू, ये कैसे संभव है। कहना चाहती है कि मैं कोमल नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं तो कोमल और आप बन के योग्य हो, ये कैसे संभव है। और तुम ही उचित तप, और तुम तप करो और मैं भोग विलास करूं, ये कैसे संभव है, मैं ये बिल्कुल नहीं करूं। तो उल्टा विपरीत वैपरीत्य लक्षण है इसमें, वैपरीत्य लक्षण, शुद्धा का भेद है ये, ठीक है, लक्षण लक्षणा का भेद है। तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। इसमें अभिधा को छोड़ के, मुख्यार्थ को छोड़ के लक्षणा से अर्थ निकल रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं भी वन में जाने योग्य हूं, मैं सुकुमारी नहीं हूं, और अगर आप तप करेंगे तो मैं भोग विलास नहीं करूंगी। ये लक्षणा से अर्थ निकल रहे हैं, लक्ष्यार्थ ये है। और व्यंग्यार्थ इससे आगे है कि मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ कष्ट भोगूंगी, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपका हमेशा साथ दूंगी, मैंने फेरों में सातों वचन निभाए हैं। कितने व्यंग्यार्थ हो सकते हैं, ठीक है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह बा जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद, ये याद कर रहा है कोई, ठीक है, कि अभी भी मैं देखता हूं, मैं याद करता हूं, तो सघन कुंज, गहरे कुंज बगीचे, छाया सुखद, उनकी बड़ी सुखद छाया होती थी, शीतल मंद समीर, ठंडी ठंडी हवा चला करती थी, मन हवे जात अजो वहे, मेरा मन अभी भी वहां जाता है, वह जमुना के तीर, उस जमुना के तीर। तो व्यंग्यार्थ ये निकल रहा है कि मुझे उस समय की सुखद स्मृतियां याद आ रही है, और मैं उस जीवन को, उस जीवन को, उस सुख में जीवन को याद कर रहा हूं, और अपने आप में मुझे उसकी स्मृतियां वो सुख दे रही है, ठीक है। ये व्यंग्यार्थ निकल रहा है। ऐसी कविता ये, अब जैसे ये सामान्य उदाहरण आर्थी व्यंजना का, बहुत गहरी व्यंजना इसमें, या हम कहेंगे कि बहुत अलग व्यंजना दिखाई दे जाए, ऐसे उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है। ये एक पूरी की पूरी स्लाइड है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो रिपीट कर सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। अगर मुख्यार्थ की प्राप्ति हो गई, हमारा काम चल गया मुख्यार्थ से, तो वो अभिधा है। लेकिन मुख्यार्थ में बाधा हो गई, अन्य अर्थ की प्राप्ति हो रही, वो लक्षणा है, ठीक है। और मुख्यार्थ में बाधा लेकिन अन्य अर्थ रूढ़ी से लिया जाए तो रूढ़ा लक्षणा है। नियम के प्रश्न यहां से ऐसे हो सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके काम आई तो ठीक है, नहीं आए तो उसको आप उतारे भी नहीं। जिसने पहले से बात को समझ लिया वो हो सकता है इसके बिना भी काम चल जाए उसका, लेकिन एक प्रकार से पूरी शब्द शक्ति का ये निष्कर्ष है। मुख्यार्थ में बाधा अन्य अर्थ अगर रूढ़ी से मिल रहा हो तो रूढ़ा लक्षण, और मुख्यार्थ में बाधा अन्य अर्थ किसी विशेष प्रयोजन से आ रहा हो तो प्रयोजनवती लक्षण। मुख्यार्थ में बाधा अन्य अर्थ सादृश्य संबंध से तो गौणी लक्षण, और मुख्यार्थ में बाधा और अन्य अर्थ सादृश्य से भिन्न संबंध से तो शुद्धा लक्षण। मुख्यार्थ में बाधा और मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ में बना रहे किसी बहाने से तो उपादान लक्षण। मुख्यार्थ में बाधा और मुख्यार्थ पूरी तरह से निकल जाए, किसी भी एक इंच भी नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं रहे, मुख्यार्थ का पूर्ण त्याग तो लक्षण लक्षणा। आरोप विषय एवं आरोप्यमान दोनों का कथन सारोपा, केवल आरोप्यमान का कथन साध्यवसाना। अभिधा से व्यंग्यार्थ अभिधा मूला, और लक्षणा से व्यंग्यार्थ लक्षणा मूला व्यंजना कहलाती है। ये जो स्लाइड है ये हो सकता है आपको रिपीट करने के लिए काम आए। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रत्येक टॉपिक का ऐसा बना सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरा टॉपिक आप बहुत गहरे से समझ लें, चाहे आप हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई टॉपिक हो, चाहे व्याकरण का कोई टॉपिक हो, इस तरह के निष्कर्ष आपको निकालने चाहिए। ये मोटा मोटा चीजों को समझने में बहुत काम आते हैं, रिपीट करने में बहुत काम आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि शब्द शक्ति में जितनी मेरी योग्यता और मति थी मैं उतनी बात आपको बता पाया।
और चूंकि यह विषय एक ऐसा है जिसको बिल्कुल लड्डू की तरह गप करके खाया नहीं जा सकता, इसको समझने के लिए कविताओं के अनुवाद आना जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं कि आप नियम को ठीक से समझ लें तो आपका लगभग काम हो जाएगा। कभी कभी आपको उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है, तो संयोग से अगर यहाँ लिखे गए उदाहरण में से आपका काम चल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण आ जाए जो आपने कभी देखा न सुना हो और उसका आपको अनुवाद में नहीं आता हो और उसमें शब्द शक्ति पूछी गई हो और आप 100 प्रकार के तिकड़म भिड़ाकर भी, है ना, भेदकातिशोक्ति, रूपक, उपमा, श्लेष, अनेकार्थी शब्द आदि सब आपके हथियार फेल हो जाएं, तो आप उसको छोड़ें, छोड़ने में भलाई। आज इतना ही, धन्यवाद।